साल 2023 नवंबर का महीना। जगह उत्तर प्रदेश के देवबंद का कोर्ट परिसर। चारों तरफ सन्नाटा था। कोर्ट के अंदर जज मौजूद थे, लेकिन पूरा कोर्ट परिसर छावनी में बदल चुका था। वो कोर्ट जो हर वक्त वकील और मुनीम के चहल पहल से आबाद रहा करता था, उनके बीच पहले से मुनादी कर दी गई थी कि आज सभी अपने चैम्बर में ही रहे, कोई भी बाहर ना निकले। कुछ समय यूं ही खामोशी में बीता और फिर कोर्ट परिसर के गेट पर एक बख्तरबंद गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी के आसपास दसियों पुलिस वाले टेंशन में इधर उधर घूमने लगे और फिर दिल्ली की तिहाड़ जेल से आई वैन का दरवाजा खुला और उसके अंदर से एक हट्टा कट्टा नौजवान बाहर निकला। ऊपर से नीचे काला कपड़ा और आंखें भी काले चश्मे से ढकी हुई थी। उसके गाड़ी से बाहर निकलते ही कई बुलेट प्रूफ जैकेट पहने पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं और उसे कोर्ट रूम तक लेकर जाते हैं। देखने में ये किसी हीरो से कम नहीं है, पर असल में वो है गुंडा, जिसे दिल्ली का दाऊद कहा जाता है, जिसके रहते हुए तिहाड़ जेल में छोटा राजन भी डरा हुआ है। वो खुद को मूसेवाला का दोस्त मानता है और लॉरेंस का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, जिसने मूसेवाले के कत्ल पर ऐलान किया था कि वो सिर्फ 2 दिन में ही लॉरेंस गैंग को खत्म कर देगा। और नाम है उसका नीरज बवाना। हालांकि उसका असली नाम नीरज सहरावत है। बवाना तो दिल्ली के आउटर में एक गांव है जहां नीरज का जन्म हुआ था। वो सिर्फ 16 साल का ही था जब उसने किताबों का साथ छोड़ दिया और हाथ में बंदूक थाम ली। और लोगों से झगड़े करना और उनसे दुश्मनी लेना तो मानो उसका शौक था। शौक तो नशे का भी था उसे। छोटी सी उम्र से ही वो गांजे और अफीम के नशे में धुत रहता था। नीरज के लिए क्राइम वर्ल्ड कोई डेस्टिनी नहीं, बल्कि वो डेस्टिनेशन था जहां पहुंचना उसका एकमात्र लक्ष्य था। मतलब क्राइम करना उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि उसकी पसंद थी। उसे दिल्ली का राजा बनना था, जहां सिर्फ उसका ही सिक्का चले। अब देखिए, मुंबई तो भारत की फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है। वहाँ पे बहुत सारे बिल्डर हैं, वहीं पर बहुत सारे गैंगस्टर भी हुए, कई तो डॉन भी खुद को कहने लगे। और वहाँ पे ये सब कुछ करना बहुत आसान था, वहाँ बहुत पैसा था। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में ये सब कुछ कर पाना उतना आसान नहीं था। लेकिन नीरज का सपना था कि वो बहुत बड़ा डॉन बने। पर नीरज के पिता चाहते थे कि वो किसी तरह गलत लड़कों का संगत छोड़कर कोई ढंग का काम करे जो एक इज्जतदार लोग करते हैं। लेकिन नीरज ने वही किया जो उसके दिल ने चाहा। वो एक जाट फैमिली से था, इसलिए जाति की दबंगई ने भी उसे क्राइम की दुनिया में बढ़ने को इंस्पायर किया। दूसरी तरफ नीरज का बड़ा भाई पंकज सहरावत पहले से ही क्राइम की दुनिया में कूद चुका था, तो छोटा भाई नीरज ने भी उसका हाथ थाम लिया। साल 2004 में अपने भाई के साथ मिलकर ही उसने दिल्ली के कोठी में डकैती को अंजाम दिया। पर हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण सभी के सभी पकड़े गए। नीरज उनमें सबसे छोटा था, लेकिन बहुत ही बेबाक भी था। कम उम्र होने की वजह से उसे हल्के में ही छोड़ दिया गया, ताकि वो इन अपराधियों के साथ रहकर अपराधी न बन जाए। लेकिन छोड़े जाने के अगले साल ही 2005 में वो अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया और उसे जेल हो गया। अब देखिए, नीरज तो ये समझ चुका था कि ये बम्बई तो है नहीं जहाँ पर गैंगस्टर डॉन उसको यूं चलते रोडों पर मिल जाए। यहाँ अगर गैंगस्टर से मिलना है तो सड़कों पर नहीं, जेल ही जाना होगा। अब इस बार उसका तिहाड़ जेल आना कुछ नया तो नहीं था, पर उसकी इस बार किस्मत बदलने वाली थी, क्योंकि जेल के अंदर उसकी मुलाकात होती है फजल उर रहमान से। ये वो आदमी था जो दाऊद के डी कंपनी के लिए दिल्ली संभालता था। फजल उर रहमान की पहुंच नीरज के लिए एक मौके जैसा था। उसने जेल के अंदर उससे दाऊद की इतनी कहानी सुनी कि नीरज ने तो ठान ली कि नीरज बवाना तो है ही वो, लेकिन अब उसे दिल्ली का दाऊद भी बनना है। यानी जिस तरह मुंबई में दाऊद का बोलबाला था, कुछ वैसा ही दिल्ली में वो अपने नाम से करना चाहता था। जेल के अंदर ही उसने फजल उर रहमान को अपना गुरु मान लिया,
जिसने नीरज से वादा किया कि वो उसे जुर्म की दुनिया का एक्सटॉर्शन किंग बना देगा। अब डी कंपनी का तो काम ही यही था, बिल्डर से, बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर से, बड़े बड़े आदमियों को डरा धमका कर उनसे पैसा वसूलना। फजल उर रहमान भी यही वादा कर देता है नीरज से कि दिल्ली में वो उसकी धाक कुछ ऐसी ही बना देगा कि उसके एक इशारे पर कोई भी उसे करोड़ों रुपए दे देगा। इस वक्त तक तो नीरज ने सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दबोदा के गैंग से भी हाथ मिला लिया था और उनके साथ ही लूटपाट, वसूली और हत्या जैसे अपराधों को अंजाम दे रहा था। साल 2010 तक तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, लेकिन 2011 में नीरज के दोस्त सोनू पंडित ने भी दाबोदा गैंग में एंट्री ले ली। अब वो एंट्री तो वो ले लेता है, लेकिन उसके एंट्री के बाद से ही नीतू दाबोदा और नीरज बावाना के बीच दूरियां बढ़ने लगती है दोनों दोस्त की वजह से, जिससे नीतू को ये भी लगने लगा कि सोनू और नीरज मिलकर कहीं उसके खिलाफ तो नहीं हो जाएंगे, कहीं वो दोनों मिलकर उसकी हत्या तो नहीं कर देंगे। फिर इसी डर में नीतू दाबोदा ने क्या किया कि सोनू पंडित जो था नीरज बावाना का खास दोस्त, उसकी हत्या करवा दी। यहीं से नीतू दाबोदा और नीरज बावाना के रास्ते अलग हो गए और दोस्त की मौत के वजह से उसका झगड़ा खूनी रंजिश में बदल गया। नीरज ने नीतू दाबोदा गैंग के लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसने पूरे गैंग का सफाया कर दिया। इससे पहले कि नीरज नीतू दाबोदा तक पहुंच पाता, उसे अपने हाथों से मारता, पुलिस इनकाउंटर में नीतू ढेर हो गया। यानी नीरज बावाना के रास्ते से वो एकमात्र पत्थर खुद पर खुद ही हट चुका था। अब नीरज बावाना का दिल्ली पर एक छत्र राज हो गया। उसका गैंग अपराध के मामले में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता चला गया। पूरे दिल्ली एनसीआर पर उसका ऐसा कब्जा हो गया जैसा मुंबई में बड़े बड़े डॉन का होता था। नीरज अब एक्सटॉर्शन के फील्ड में भी उतर गया जो उसका सपना था, तो वो अब जहां भी कॉल घुमाता वहां से मोटी रकम उस तक पहुंच जाती। धीरे धीरे उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि साल 2012 के मई महीने में दिल्ली के नरेला से ही एक तत्कालीन विधायक थे सत्येंद्र राणा, उसने उसको भी फोन घुमा दिया और धमकी दे दी कि अगर अपनी जान की हिफाजत चाहते हो तो 50 लाख रुपये भिजवा दो, नहीं तो अंजाम झेलने के लिए तैयार रहो। फिर आगे 2014 में नीरज ने सोनू पंडित की हत्या में शामिल एक और दाबोदा गैंग के मेंबर संदीप टकेसर को भी मरवा दिया। नीतू दाबोदा तो मर चुका था, लेकिन उसके नाम पर गैंग फिर से खड़ा हो गया था, जिसकी कमान अब पारस, गोल्डी और प्रदीप भोला के हाथ में आ गई थी। लेकिन नीरज ने तो जैसे कसम ही खा ली थी कि जिस गैंग ने उसके दोस्त को मारा है उस गैंग को खत्म करके ही रहेगा वो। अब देखिए, दरअसल होता क्या है ना कि ये गैंग वैंग इसी सिद्धांत पर चलता है कि अपने दुश्मन को खत्म करते रहो और लोगों के नज़र में और ताकतवर हो और धाक बनाओ, जिससे कि वो आपको सीरियस लेना शुरू करे। ऐसे में दाबोदा गैंग को खत्म करना नीरज बावाना के लिए अपने शान और आन बान की बात थी। फिर साल 2014 में ही अप्रैल के महीने में दिल्ली के रोहिणी कोर्ट कैंपस में प्रदीप भोला की पेशी थी और उसी दौरान ही उसके हत्या का प्लान बनाया गया। रोहिणी कोर्ट परिसर में 10 बदमाश हत्या के लिए तैनात कर दिए गए। सारे शूटर्स भी तैयार थे, लेकिन पुलिस को न जाने कैसे इस बात की खबर लग गई और नीरज बावाना के जितने भी लोग कोर्ट कैंपस में मौजूद थे वो पकड़े गए। पुलिस की इस धरपकड़ से नीरज बावाना का ये पूरा प्लान फेल हो गया, लेकिन वो दोस्त की मौत के बदले की आग में जल रहा था। उसे किसी भी हाल में उस गैंग के एक एक मेंबर को मारना था। नीरज भले ही गुंडा था, बदमाश था, लेकिन दोस्ती वो पूरी निभाता था। उसके इसी दोस्ती का एक और किस्सा भी सुनने को मिलता है, मैं आपको वो भी अभी सुना ही देता हूँ। 2014 की बात है, दिसंबर का महीना था, साल का आखिरी महीना। नीरज बावाना का एक साथी था अमित भूरा, देहरादून जेल में वो बंद था। एक हत्या के आरोप में बागपत कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी थी, उसकी पेशी थी। इसी सुनवाई के लिए देहरादून जेल से बागपत कोर्ट तक पुलिस कस्टडी में उसे लाया जा रहा था। उसी बीच रास्ते में 10 से 12 लोग एक एसयूवी में भरकर आए, पुलिस के ऊपर मिर्ची स्प्रे और गोलीबारी कर दी। अमित भूरा को भगाकर नीरज बावाना अपने साथ ले गया। इसके साथ ही उसने पुलिस से 2 AK-47 राइफल भी लूट ली और वो फरार हो गया। इस मामले में भी नीरज बावाना का नाम सामने आया। उसे पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर भी कई सर्च ऑपरेशन चलाए, जिसमें पुलिस ने नीरज बावाना के 35 साथियों को गिरफ्तार कर लिया।
लेकिन एक नीरज बावाना था जो पुलिस के हाथ आ ही नहीं रहा था। इस समय तक नीरज बावाना मोस्ट वांटेड अपराधी बन चुका था। पुलिस को किसी भी हाल में बावाना चाहिए था, लेकिन वो बोतल से निकले जिन की तरह कहां गायब था, इसका किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। कुछ महीने गुजरे और आया साल 2015 का अप्रैल महीना। पुलिस को नीरज बावाना की खबर लग गई कि वो चोरी छिपे अपने घर आने वाला है बावाना। पुलिस की तैयारी शुरू हो गई और सभी ने मिलकर ऑपरेशन बावाना शुरू कर दिया। लेकिन बावाना को पकड़ने की इस पुलिस ऑपरेशन में हुआ क्या, ये मैं आपको बताऊंगा कहानी के दूसरे भाग में। लेकिन आपको क्या लगता है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए और हमारे और आपके इस चैनल क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। रेड कलर का बटन है उसे दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचते रहे, नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारी कहानी को यूं ही देखते रहें। हम फिर मिलेंगे नए सफर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।